सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा व मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में काम कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। खंड व भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इतने दिन 12 पाठ थे वो विश्व स्तर पर थे, अब हम भारत के स्तर पर बात करेंगे। अध्याय नंबर 13 भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि विश्व के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम भारत के जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कर देखते हैं जनसंख्या। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान समूह के लोगों की कुल संख्या जो अंतः प्रजनन में सक्षम होती है वो जनसंख्या कहलाती है। किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। चीन 135 करोड़ के बाद भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व का दूसरा अधिकतम आबादी वाला देश है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सिक्किम तथा लक्षद्वीप भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जनसंख्या वितरण की बात करें तो भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव या स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या में भारत में जनसंख्या का वितरण बड़ा ही असमान है। भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है। भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश देश के 30% क्षेत्र पर देश की 50% जनसंख्या निवास करती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के 10 पर्वतीय राज्यों में देश के 16% क्षेत्र पर 4% जनसंख्या निवास करती है और भारत की सर्वाधिक 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। मैदानी क्षेत्र के बाद अधिक जनसंख्या क्रमशः पठारी व तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। एक बात थोड़ी यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर बताया भारत में 29 राज्य है, तो जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद में 28 राज्य हो गए और वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत सम्मिलित कर दिए गए हैं। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, ये करंट के प्रश्न है। उसके बाद में आते हैं कि जनसंख्या वितरण को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक। यदि इनकी बात करें तो पहला है जलवायु। जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित या नियंत्रित करती है, तो इससे देखते हैं कि दूसरी आती है उच्चावच या धरातल, तीसरा कारक आता है जल आपूर्ति, चौथा कारक होता है खनिज संसाधन, पांचवा कारक होता है परिवहन या यातायात के साधन और छठा सामाजिक कारक, सातवां राजनीतिक व आर्थिक कारक भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये 7 कारक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सबसे पहले पढ़ते हैं जलवायु। एक विशाल क्षेत्र में दीर्घ समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक की मौसमी दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक हैं। अत्यधिक शीत, अति उष्ण तथा अति आर्द्र जलवायु मानव निवास तथा उसकी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होने के कारण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। उसके बाद में यदि हम देखें तो उच्चावच प्रत्यक्ष रूप से धरातल की बनावट किसी प्रदेश की आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। लोग समतल मैदानों व उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में
बसने को वरीयता देते हैं। यही कारण है कि भारत की सर्वाधिक 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। देखिए, मैदानी भागों में परिवहन व आजीविका की सुविधाएं अधिक मिलती है, इसलिए मैदानी क्षेत्र अधिक सघन आबाद होते हैं। उसके बाद में अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जलापूर्ति की बात करें। जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण तथा जनघनत्व को अधिकतम प्रभावित करती है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के प्राचीनतम व सघन बसे हुए क्षेत्र में रहे हैं। जल का उपयोग घरेलू कार्य, उद्योग इकाइयां, सिंचाई आदि में किया जाता है। खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद होते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, जिस कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और यही कारण है कि दामोदर घाटी, छोटा नागपुर के पठार आदि खनिज क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का जमाव संभव हुआ है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो सामाजिक व सांस्कृतिक कारक की बात करें तो कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, जिस कारण वहां पर अधिक जनसंख्या, जबकि जिन क्षेत्रों में सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता रहती है वहां कम जनसंख्या निवास किया करती है। उसके बाद हम बात करें राजनीतिक व आर्थिक कारक तो राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि के कारण क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या शांत क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाती है। और जम्मू कश्मीर, असम आदि राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। और उसके बाद में अगला बिंदु आता है 7वां, जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। जनसंख्या घनत्व द्वारा जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया में बांग्लादेश 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बाद दूसरे स्थान पर है। और भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती है। बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में के साथ सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। उसके बाद में यदि हम देखें केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 11,297 तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 क्रम से अधिकतम एवं न्यूनतम जनघनत्व रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक 859 है। इसके बाद तमिलनाडु का घनत्व 555 है। और पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों का जन घनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्यम दर्जे का जन घनत्व पाया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका आता है जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 जनघनत्व प्रदेश में विभाजित किया गया है। पहला आपका आता है उच्च घनत्व के क्षेत्र, जिसमें 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके अंतर्गत भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थित राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा मध्यम घनत्व के क्षेत्र, जिसमें 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो तीसरा आता है निम्न घनत्व के क्षेत्र, प्रति वर्ग किलोमीटर में 300 व्यक्तियों से कम व्यक्ति निवास करते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि की दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2। पहला प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, जिसमें जन्म दर माइनस मृत्यु दर, और दूसरा आपका अभिप्रेरित या वास्तविक जन वृद्धि, जिसमें जन्म दर प्लस आप्रवास को जोड़कर फिर मृत्यु दर
प्लस उत्प्रवास को घटा दिया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो प्राकृतिक वृद्धि को जन्म दर और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है, जबकि अभिप्रेरित वृद्धि को किसी क्षेत्र में लोगों के आप्रवास और उत्प्रवास की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। भारत में दशकीय वृद्धि दर 17.64% है तथा वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। तो केवल एक बार 1921 में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि यानी 0.03% दर्ज की गई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में तथा भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत की जनगणना की जाती है। तो भारत में 1901 से 2001 के मध्य जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में क्या कर दिया गया, विभाजित किया गया। कितने भागों में गया, 4। पहला मंद वृद्धि काल या ऋणात्मक वृद्धि, दूसरा स्थिर वृद्धि काल और तीसरा आपका तीव्र वृद्धि काल या जनसंख्या विस्फोट का काल और चौथा घटती दर से जनसंख्या में वृद्धि काल। मंद वृद्धि काल का समय था 1901 से 1921। कारण था इसका कि निम्न चिकित्सा सेवाएं थी, निरक्षरता थी, भीषण अकाल, महामारी तथा अन्नाभाव। दूसरा स्थिर वृद्धि का काल 1921 से 1951 का काल था। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जनांक के विभाजक कहा जाता है। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्तियां देखी गई। ये इसकी एक विशेषता है जिसका प्रमुख कारण है स्वास्थ्य, परिवहन व संचार तंत्र में व्यापक सुधार रहा। तीव्र वृद्धि का काल यदि देखें या जनसंख्या विस्फोटक का काल भी कह सकते हैं तो ये 1951 से 1981 तक का समय माना जाता है। इसके कारण और विशेषता है कि वर्ष 1951 को द्वितीय जनांक के विभाजन वर्ष कहा जाता है। इसके पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 24.8% दशक दर्ज हुई, जिसका प्रमुख कारण देश में विकास कार्यों की प्रारंभ और अर्थव्यवस्था में सुधार होना, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल से भारत में आप्रवास का भी प्रमुख कारण रहा है। घटती दर से जनसंख्या में वृद्धि काल का काल जो है वो 1981 से 2011 तक का माना जाता है। विवाह की आयु का बढ़ना, स्त्री शिक्षा का प्रसार व जीवन स्तर का उच्च होना, ये सभी कारक है वो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये 4 कालों में इसको बांटा गया था। अब आता है जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप। देखिए 2001 से 2011 के दशक में छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पांडुचेरी में जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शेष सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई। न्यूनतम ह्रास आंध्र प्रदेश में तथा अधिकतम महाराष्ट्र के अंतर्गत दर्ज किया गया। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गिरावट है वो दर्ज हुई करने वाले राज्यों में क्रमशः नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में आता है भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। देखिए शिक्षा का स्तर निम्न होना तथा स्त्रियों का साक्षरता अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम होना है। उसके बाद में यदि हम देखें तो परंपरागत व रूढ़िवाद समाज व्यवस्था जिसमें प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई प्रयास अच्छा नहीं समझते। उसके बाद में यदि हम बात करें तो भारत में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन जिसमें बच्चे के भरण पोषण का दायित्व संपूर्ण परिवार पर होता है और अतः बच्चा पैदा करने के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं होती। उसके बाद में यदि हम बात करें तो समाज में स्त्रियों का सम्मान कम होना भी बड़े परिवार का कारण बनता है। और उसके बाद में भारतीय समाज ग्रामीण समाज है और भारत की कुल जनसंख्या का 68.84% गाँव में तथा 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। गाँव में लोग परंपराओं तथा रूढ़ियों में बंधे रहते हैं तथा संयुक्त परिवार से संबंधित रहने के कारण कम आयु में ही विवाह कर लेते हैं। परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने में कम रुचि दिखाने के कारण
गांव में जन्म दर उच्च रहती है और इसी कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को यदि हम देखें तो आता है, सबसे पहले अधिक जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक विकास को सीमित कर देती है। अधिक जनसंख्या के कारण उपलब्ध संसाधन व जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। आर्थिक विकास की गति है वो क्या हो जाती है, एकदम निम्न हो जाती है, धीमी हो जाती है और सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाना भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। उसके बाद में यदि हम देखें तो बेरोजगारी के कारण गांव से शहरों की ओर पलायन करना जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख सामाजिक और आर्थिक कारण है। उसके बाद में आवास, खाद्य एवं जल आपूर्ति की समस्या। उसके बाद में यदि हम देखें तो पारिस्थितिकी यानी इको सिस्टम असंतुलित हो जाता। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ना आदि अधिक जनसंख्या वृद्धि के परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय यदि हम देखें तो सबसे पहले आता है विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि करके जिसके कारण जीवन स्तर ऊंचा होने पर भविष्य के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करता है। इससे भी जनसंख्या नियंत्रण को बल मिलता है। और अगला अगर देखें तो परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। उसके बाद में शिक्षा का विस्तार करके कुछ स्वच्छ व नई परंपराओं को अपनाना होगा ताकि स्त्रियों की उचित भागीदारी तय हो सके। उसके बाद में यदि हम बात करें तो धर्म की अंधी सीमाओं से बाहर निकलकर वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उसके बाद में लड़का और लड़की के अंतर को मिटाना होगा। इस प्रकार के भेदभावों को मिटा करके ही हम ये कार्य पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं भंवरलाल मीणा, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।